नाराजगी, बोले ना पीने का पानी है ना साफ है टॉयलेट। किसानों के लिए आफत बना लॉकडाउन। मुजफ्फरपुर में सड़क पर फेंके दर्जनों कैरेट टमाटर। किसान बोले फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद लॉकडाउन पर आएगा फैसला। रोजाना सांसद और विधायकों संग सीएम सोरेन कर रहे बैठक। और गंगा में तैरती लाशों के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बक्सर जिले में गंगा घाट पर मिले दर्जनों लाशें। नमस्कार, बज चुके हैं 3 और 3 बड़ी खबरों का समय हो चुका है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। सबसे पहली खबर पप्पू यादव की पेशरी। जी हां, लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को मंगलवार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में 3 दशक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। अगर बात करें तो यहां पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वीरपुर जेल में रात गुजरने के बाद पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू यादव का आरोप है कि जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है, ना ही बाथरूम की व्यवस्था है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने गुहार भी लगाई है। आज उसी पर करेंगे सबसे पहले अपनी शुरुआत। मैडम, हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया था वहां हमने कि 7 क्लियर ऑर्डर है मैडम की ऐसी परिस्थिति में कोरोना के समय में जब जरूरत नहीं हो तो किसी को रिमांड पर या वारंट नहीं भेजा जा सकता। अभी ये राजीव रंजन जी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है। और अभी हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू हो। वो स्थिति थी और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं। इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। सरकार की हालत भगवान कितना बदल गया। सरकार पप्पू यादव पे अत्याचार कर रही है। जो जन सेवा कर रहा है, जो 5 बार का पार्लियामेंट का सदस्य रहा हो, उससे सरकार को किस चीज की आपत्ति है? आखिर वो जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे सरकार को किस चीज का भय है? वो कौन से ऑक्सीजन सिलेंडर के माफिया लोग हैं जिनको सरकार बचाना चाहती है? तो कोरोना काल में लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को मंगलवार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में 3 दशक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा के जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीतिक तपिश को यहां पर बढ़ा दिया है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वीरपुर जेल में रात गुजारने के बाद पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पप्पू यादव का आरोप है कि जेल में ना तो यहां पीने का शुद्ध पानी है, ना ही बाथरूम की व्यवस्था है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने गुहार भी लगाई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे पटना की तरफ रुख करते हैं। कुमार गौतम से मेरा सवाल, गौतम, पप्पू यादव ने मजिस्ट्रेट के सामने यहां पर गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन यहां कई सवाल ऐसे उठते हैं जो अपने आप में प्रशासन पर, सरकार पर भी यहां खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें तो लॉकडाउन का उल्लंघन सरकार के भी कई मंत्री कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे पहले अगर कार्रवाई किसी पर हुई तो वो है पप्पू यादव। गिरफ्तारी हुई है, किया था और इसके बाद लगातार हड़न के मामले में
इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका बेल टूट गया था, और इसके बाद अरेस्टिंग के लिए लगातार मधेपुरा कोर्ट में इस बात को लेकर के नाराजगी चल रही थी कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद भी बावजूद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद भी देखिए इतने साल बीत गए बावजूद इसके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के अपहरण की बात जिसने की थी, जिसने FIR किया था, उस अपहरण के मामले में कुछ ही दिनों के बाद दोनों जो अपहरण हुए थे वो दोनों बाहर आ गए, मतलब उनकी रिहाई सकुशल हो गई थी। और बावजूद इसके ना तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ना पप्पू यादव ने। और ये मामला कहाँ से कैसे तूल पकड़ा और मधेपुरा कोर्ट ने इतनी तत्परता कैसे दिखाई, ये तमाम वो चीज़ें अभी सियासत को लेकर जो इन दिनों चल रहा है उसमें पप्पू यादव को कहीं ना कहीं मसीहा बनना भारी पड़ गया। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया लॉकडाउन में, NMCH में, PMCH में, तमाम अस्पतालों का जो निरीक्षण कर रहे थे, इन अस्पतालों के निरीक्षण के बाद जब वो राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस का उद्भेदन किए, तब जाकर के ये पूरा मामला तूल पकड़ा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये मामला 1989 का है, यानी कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी इस मामले में कहीं नहीं हुई है। ना तो लॉकडाउन का मामला है, ना ही लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है, और ना ही ये किसी तरीके से संक्रमण को लेकर के जो धाराएं हैं उस धारा से कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये मामला सिर्फ मधेपुरा कोर्ट का है। और आज तो उनके बेटे ने पहली बार, आज उनके बेटे पप्पू यादव ने लाइव के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे उनके पिता को, यानी कि पप्पू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं। इवन कि बिहार की सियासत और सोशल मीडिया दोनों इन दिनों जब से पप्पू यादव अरेस्ट हुए हैं, सरकार की फजीहत हो रही है। सरकार के सहयोगी पार्टियों की ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर ऐसे वक्त में कोई किसी के लिए मदद करता है तो क्या उसकी गिरफ्तारी को किस नज़रिए से देखा जाए। दूसरी बात कि जिस मामले में कभी 1989, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मामला कितना पुराना है, और इतने सालों के बाद कोर्ट लगातार अपना जजमेंट सुना रही थी, कोर्ट लगातार कह रही थी कि उनको अरेस्ट कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए। तो बिहार पुलिस ने आखिर इतनी तत्परता अब क्यों दिखाई? लगातार अगर वो चाहती तो इस पूरे मामले में मधेपुरा पुलिस पहले से एक्टिव हो सकती थी, लेकिन एक्टिव होने के पीछे जो सियासी रंग है ये समझना होगा कि ऐसे वक्त पर जब इन्होंने सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंका, सरकार के उस भारतीय जनता पार्टी के उस कद्दावर नेता के खिलाफ जो बिगुल फूंका, उस किसी के घर में घुस करके उसके एम्बुलेंस का उद्भेदन करना, कहीं ना कहीं ये दबी जुबान में सभी लोग जान रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव के साथ ऐसा और इस घड़ी क्यों हुआ है। हालांकि आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि पप्पू यादव की तबीयत उस नासाज है, वो हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं मधेपुरा जेल में। और इसके अलावा जो वर्तमान स्थिति है उसमें वो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि तमाम वो चीज़ें उनके अनुकूल नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट करके उनके ट्विटर हैंडल से भी ये बातें लिखी गई है कि कितनी परेशानियों का सामना जेल के अंदर करना पड़ रहा है। अभी भी पप्पू यादव भूख हड़ताल पर हैं, और उनके बेटे ने भी अपील की है, मार्मिक अपील की है उन नेताओं से, और साफ तौर पे गुजारिश। लेकिन गौतम, ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरीके से लगातार जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सवालों के साथ साथ समर्थक भी यहाँ पर उपवास, समर्थकों ने भी रखा है, खुद भूख हड़ताल पर पप्पू यादव भी बैठ चुके हैं, हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में एक बड़ा अहम सवाल है, पप्पू यादव से शुरुआत की गई कि पप्पू यादव जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो ताजा अपडेट्स, जो ताजा खबरें हमने दिखाई है उसमें कई ऐसे नेताओं के शामिल होने की खबर भी सामने आई है जिनके पास पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं। तेज प्रताप का एक ताजा मामला, जहां तेज प्रताप भी पहुंचे, उन्होंने भी लोगों का हालचाल लिया, भ्रमण किया। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर सबसे पहले कार्रवाई यहां पर किसी पर हुई तो वो पप्पू यादव पर यहां कार्रवाई हो गई। और जब सवाल पूछा जाता है तो 32 साल पुराना मामला उठा दिया जाता है। 32 साल, इतने सालों पहले जो हुआ उस मामले को यहां उठाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं गौतम।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसी घड़ी में जहां पे पूरे देश, पूरे बिहार की स्थिति अभी ठीक नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव को इन तमाम चीज़ों का उद्भेदन करना, सरकार की खिंचाई करना, सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की आलोचना करना या ज़रूरतमंद लोगों के बीच में मदद बांटना बेहद महंगा पड़ा है। और अभी तो सिर्फ 14 ही दिन, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति के अंदर जो है इस तरीके की चीज़ें, जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुद जीतन राम मांझी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, तमाम पार्टियां जो है इस घड़ी में कह रही है कि सरकार ने ये इंटेंशनली किसी को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में लॉकडाउन के इस घड़ी में भी कई ऐसे नेता हैं जो इस लॉकडाउन को तोड़ करके ज़रूरतमंदों की मदद या तो कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं, मास्क या सैनिटाइजिंग बांट रहे हैं, तो क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये एक अहम सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों? सवाल ये है कि ऐसे पूरे बिहार में देखिए तो कई ऐसे हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में इस तरीके की चीज़ें हैं जहां पर पप्पू यादव जैसे कई ऐसे लोग हैं, लेकिन पप्पू यादव चूंकि अब सरकार के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा बिगुल फूका, यानी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, यहाँ पर गौतम, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको जेल में भेज दिया जाएगा। हाँ, ये घर में पहुंचना कहीं ना कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार के खिलाफ, लेकिन ये जरूर है कि अगर सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे, अगर सरकार चाहे तो वो किसी को जेल भेज सकती है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा मामला हर किसी से जुड़ा होता है जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें जो इस वक्त सबसे बड़ी आँख की किरकिरी थे, तो वो थे सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव, जो इस वक्त मसीहा बनकर उभर रहे थे, वो लाडले बनकर उभर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, चीख पुकार, रोने की आवाज़ के साथ साथ शमशान घाट में जाकर के लोगों का दुख दर्द बांट रहे थे। तो ये दुख दर्द बांटना कहीं ना कहीं महंगा पड़ा, सरकार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा। राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ जो एम्बुलेंस वाला मामला था उसका उद्भेदन करना महंगा पड़ा, क्योंकि उनके देखिए इंटेंशनली तो यही होता है ना भाई, हम आपको या तो छोड़ेंगे नहीं और नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ जरूर कुछ ऐसी चीज़ें होगी पिछले कई सालों में जहाँ पे आपने कोई गलतियाँ की होगी। तो ये रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड अभी ऐसा नहीं है, जो भी नेता इस दुनिया में है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे देश प्रदेश का हो, नेता का मतलब ही होता है, वो कहते हैं कि जब तक कोई एफआईआर नहीं होगा, ये उनका श्रृंगार होता है। क्योंकि प्रदर्शन करना, धरना देना, तो उस मामले में भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक एफआईआर होता है। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। लेकिन क्या इन तमाम नेताओं के मामले में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को ही आगे करके अगर इस तरीके की सज़ा या इस तरीके की अरेस्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम को समझना होगा। और सिस्टम, कानून को तोड़ने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन जिस इंटेंशन के साथ इस वक्त बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अच्छा, जब आज आप देखिए कंचन, कितनी मतलब हास्यास्पद बातें लगती है कि जब 30-32 साल पहले कोई सुन रहा भी होगा तो उसको एक मजाक लगेगा कि 32 साल पहले 1989 के उस दौर में जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ वो सकुशल घर चला गया, उसके बाद इनके ऊपर केस हुआ, कोर्ट अपना काम करती रही। ऐसे हजारों नहीं, लाखों ऐसे मुकदमे चल रहे हैं ऐसे सैकड़ों नेताओं पर जो सदन में बैठे हुए हैं, सदन की गरिमा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो आवाज़ बुलंद करेंगे उनका भी यही हाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि कभी भी कोई आपको चाहे तो ज्यादा बहरहाल देखना यही होगा गौतम कि जिस तरीके से लगातार समर्थकों की तरफ से रिहाई की मांग की जा रही है, उस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो जेल में ना तो पीने का पानी मिल रहा है, ना ही यहाँ पर बाथरूम की कोई व्यवस्था है, ये कहना है पप्पू यादव का। उनका ये भी कहना है, खुद वो ये कहते नजर आए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है।
चलिए वक्त हो गया है इस वक्त की दूसरी खबर का। तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो है अन्नदाता यानी कि किसान। बिहार में लगे लॉकडाउन का असर सीधे तौर पर मुजफ्फरपुर के किसानों पर देखने को मिल रहा है। मामला जिले के मीनापुर प्रखंड का है, जहां पर गंज बाजार में मकसूदपुर जाने वाली सड़क पर स्थानीय किसानों ने दर्जनों कैरेट टमाटर सड़कों पर फेंक दिए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। किसानों का कहना है कि लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। ऐसे में जो भी खरीदार गांव में आ रहा है वो टमाटर के लिए मात्र 20 से 25 रुपए ही दे रहा है, जिससे लागत तक भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में करे तो करे क्या, फेंकने के अलावा कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है उनके पास। इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शिवशंकर झा जुड़ गए हैं। शिवशंकर, यहां जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई है, किसान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अन्नदाता आज इस लॉकडाउन की वजह से ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे टमाटर सड़कों पर फेंकने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लागत तक नहीं मिल पा रही है उन्हें। तरफ प्राकृतिक की मार तो हो ही रहा था लगातार, दूसरी तरफ सरकार की, राज्य सरकार की मार भी लॉकडाउन से स्थिति ये भयावह हो चुकी है। जिस मामले को देखते हुए अन्नदाता हो या फिर किसान हो, किसान लगातार सड़कों पर अब बिक नहीं रही है। इस वजह से पहले था 50 रुपए केजी टमाटर बिकता था, अभी आज के रेट में 10 रुपए में भी 2 केजी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इसकी वजह से आज सड़कों पर फेंक करके लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ती लोगों को, और जिस वजह से लगातार किसान परेशान है। जी शिवशंकर, जिस तरीके की तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें अपने आप में यहाँ पर काफी दयनीय है और काफी हैरान भी करती हैं। किसान अन्नदाता आज सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन की मार को झेल रहा है। उनका कहना है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पर खरीदार पहुंचता भी है तो 20 से 25 रुपए ही उन्हें यहाँ पर लागत दी जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। क्या किसी तरह से कोई मदद इनको मिल पा रही है? क्योंकि लगातार सरकार का ये कहना है कि लॉकडाउन लगने के बावजूद भी जितनी मदद सरकार कर सकती है उतनी इन तमाम लोगों की करेगी। क्या कोई मदद इनको मिल पा रही है शिवशंकर? जी कचरा बता दूं कि लगातार ये जो बात आ रही है सामने, अपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा जा रहा होगा, और मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुजफ्फरपुर जिला का मीनापुर थाना क्षेत्र का मामला है, मीनापुर प्रखंड का मामला भी है, वहाँ कोई भी लोग, कोई भी किसान को देखने को तैयार नहीं है। साथ साथ अगर बात है सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार भी इस तरह से कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रही है और ना ही कोई देखने को तैयार है। जी चलिए शिवशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हैरान और दयनीय तस्वीरें हैं जहां आज अन्नदाता इस लॉकडाउन की मार को झेल रहा है। इन टमाटरों को फेंकने के अलावा इन किसानों के पास, इन अन्नदाताओं के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय समिति की बैठक करेंगे। पहले से चली आ रही पाबंदियां पूरी सख्ती के साथ आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों संग भी बैठक की और कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया। फिलहाल झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ेगी या संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, इस पर फैसला बैठक के बाद लिया जाएगा। तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय समिति की बैठक करेंगे। पहले से चली आ रही पाबंदियां पूरी सख्ती के साथ आगे भी जारी रहने की उम्मीदें हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों संग भी बैठक की और कोरोना को लेकर विचार विमर्श किया। फिलहाल झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ेगी या संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, इस पर फैसला बैठक के बाद लिया जाएगा। लगातार अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार पूरे प्रयास यहां पर कर रही है ताकि इस संकट से निकला जा सके, इस पूरे संकट से बाहर निकला जा सके। पूरी तरीके से राज्य सरकार अपनी तरफ से तमाम यहां पर प्रयास कर रही है। बढ़ेगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि या फिर संपूर्ण यहां पर लॉकडाउन लगेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जी हां, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने के मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय समिति की बैठक करेंगे। पहले से चली आ रही पाबंदियां पूरी सख्ती के साथ आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों संग भी बैठक की है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जो सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल करेंगे। कुंदन जी, जिस तरीके से यहां पर यह खबर सामने आई कि अभी एक बैठक बाकी है, इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा झारखंड में या फिर यहां पर जो अभी एक मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है ये जारी रहेगा। देखिए कंचन, पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री की बैठकें लगातार तमाम प्रमंडल वार विधायकों, सांसदों और झारखंड सरकार के मंत्रियों से हो रही है। और इसमें सबसे पहले पलामू और संथाल परगना के विधायक और उसके सांसद और मंत्रियों से बातचीत हुई, फिर उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल, आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी राय जानी और साथ ही आगे किस तरीके से झारखंड को संक्रमण मुक्त करना है इस पर चर्चा की। अब से थोड़ी देर में ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और जाहिर सी बात है जो सूचनाएं मिलकर आ रही हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया जा रहा है और पाबंदियां बढ़ा दी जा रही हैं। सूचनाएं जो मिलकर सामने आ रही हैं कंचन, झारखंड की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। सीमा के अंदर प्रवेश करने के बाद हर एक व्यक्ति की कोरोना जांच की जाएगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा उनका, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन करने के 7 दिनों के बाद दोबारा उनका रैट होगा, और इसके बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी उनको घर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस तरीके की तमाम पाबंदियों के साथ ये आप कह सकते हैं कि कल सुबह 6 बजे से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और खास करके झारखंड में जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी परसों से शुरू होनी है। तो इन तमाम चीजों को मिल मिलाकर देखें तो स्थिति झारखंड में सुधारने की कोशिश लगातार जारी है। और जिस तरीके से भाजपा के सांसदों ने, विधायकों ने और झारखंड सरकार के मंत्रियों ने और विधायकों ने जो अपनी राय रखी है, इस बार ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस देने की बात कही जा रही है। और उम्मीद यह की जा सकती है कि ग्रामीण इलाकों में इस बार प्रशासन की सख्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक शहरी इलाकों और प्रखंडवार स्तरों पर ही लॉकडाउन की सख्ती देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार जो चौथे चरण का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू होगा, उसमें आप कह सकती हैं कि ग्रामीण इलाकों पे ज्यादा फोकस होगा सरकार का। कंचन, बिल्कुल। इसके साथ ही अगर कुंदन जी मैं बात करूं तो झारखंड में लगातार आंकड़े भी घट रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। झारखंड के लिए एक राहत भरी खबर भी इसे कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि यहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई थी। तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन में हम लोग चल रहे हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जैसा कि हम लोग पहले ही इस बात की चर्चा करते आ रहे थे कि जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं और बाकी तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय जो आ रही थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मिनी लॉकडाउन है उसी के नतीजे आएंगे, और नतीजे एक अरसे के बाद, एक पखवाड़े के बाद ही दिखने लगेंगे। अभी देखें, राजधानी रांची से संक्रमित मरीजों की जो संख्या निकल कर आ रही है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में 500 के आसपास ही संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है, और साथ ही साथ स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में बहुत बेतहासा इजाफा हो रहा है। 3 गुने परसों लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे थे, कल मरीजों की संख्या और बढ़ी है। और पूरे राज्यवार स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्यवार में भी स्तर पर भी स्वस्थ होकर लौट रहे मरीजों की संख्या बढ़ी है, और संक्रमित हो रहे मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है। तो कहीं ना कहीं यह एक मिनी लॉकडाउन का ही असर है। और जाहिर सी बात है, पूरी सरकार या पूरा राजनीतिक कुनबा कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, आजसू की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, जदयू, तमाम लोगों ने एक मत से यही राय दी है कि राज्य को अगर संक्रमण मुक्त करना है और संक्रमण के प्रभाव से बाहर निकालना है तो अभी मौजूदा परिस्थितियों में केवल और केवल लॉकडाउन ही विकल्प है। यह भी खबरें आ रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले जो मुझे अनौपचारिक रूप से जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार कर रहे हैं आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के दौरान। हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन भी झारखंड में 1 सप्ताह के लिए लगा दिया जाए। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 3 यहां पर मुद्दों पर बातचीत हुई, और बढ़ेगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि या फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, इस पर अभी बैठक हो रही है। विचार इस पर भी किया जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि तस्वीर क्या कुछ होगी ये इस बैठक के बाद ही सामने आएगा कि झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह का लगेगा या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।
है।